कि जो बंदा ट्रैवलर है, जो टूरिस्ट है, वो शायद पता नहीं दोबारा कब आए, तो आज उनको कुछ भी खिला दो। ये एक बिटर ट्रुथ है कि हाँ, घर पे बहुत बार ऐसी लड़ाई इनिशियली हुई। तो क्योंकि बॉलीवुड में जाके हर कोई सलमान खान बनना चाहता है ना। तो सेम इन आवर फील्ड कि हम भी सोचते थे कि हाँ, मुझे इसको कन्वर्ट करना है, इसको रेस्टोरेंट में कन्वर्ट करना है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है तो मुझे लगता है कि रेस्टोरेंट से ज़्यादा सैलरी कहते ढाबाज में जो स्टाफ है उनकी है। क्या लोग जो ढाबा चला रहे हैं उनको लग रहा है कि यार ये हमारे पे प्रेशर बिल्ड हो रहा है और हम भी रेस्टोरेंट के साथ का खाना रखना स्टार्ट कर दें, ताकि हम हर तरीके की टारगेट सेगमेंट को पकड़ लें। आहिस्ता आहिस्ता माहौल को गर्म करेंगे। स्वागत है आपका किचन स्टोरीज में। So welcome ladies and gentlemen to the season 2 and episode 3 of the kitchen stories। हर राहगीर का विश्वास होता है कि हम कोई साफ सुथरा सा ढाबा देख के वहाँ गाड़ी रोकें और वहाँ पे एक साफ खाना खाएं, फ्रेश होएं। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है, उनके दिल का विश्वास पीढ़ियों से चलता आ रहा है कि जो ये खाना परोसेंगे वो ताज़ा ही परोसेंगे। पुराने टाइम में जब भी हम किसी ढाबे में रुकते थे, प्लास्टिक की चेयरें लगी होती थी, जूट की चारपाई होती थी और वो चारपाई को हम पंजाबी में मंजियाँ बोलते थे। और ऐसे ढाबों में बैठ के दाल मखनी, पनीर लबाबदार, कढ़ाई पनीर, राजमा, कड़ी पकोड़ा, इसका लुत्फ़ उठाते उठाते सदियां बीत गई। लेकिन आज जो टाइम आया है कि रास्ते के अंदर बहुत बड़े बड़े फूड कोर्ट्स खुल गए हैं, आपको मैकडॉनल्ड्स मिलता है, बर्गर किंग मिलता है, बरिस्ता मिलता है, लेकिन ये ढाबा कल्चर से हमारा देश की जो मिट्टी का स्वाद जुड़ा है, आज इससे हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। हमने आज के अपने गेस्ट जो बुलाए हैं, ये एक ढाबा चलाते हैं जो बहुत पुराना, एक शान वाला ढाबा है, जम्मू की शान बोल सकते हैं इसको हम। इनका एक कैफ़े भी है, इनका एक केटरिंग बिजनेस है। तो लेट अस वेलकम मानिक शर्मा जी फ्रॉम शर्मा भोजनालय। थैंक यू करण, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मोस्ट वेलकम। क्योंकि आज तक हमने सोचा कि हमने रेस्टोरेंट भी बुलाए, हमने रेस्टोरेंट ओनर्स, कैफ़े ओनर्स, हमने केटरिंग इंडस्ट्री, लेकिन हमने अपनी मिट्टी का एक बड़ा इंटेग्रल पार्ट छोड़ दिया था। राइट। और देन आवर टीम आल्सो रियलाइज कि क्यों ना अब एक ढाबे को फीचर किया जाए और उस ढाबे की एसेंस को लोगों के साथ रूबरू किया जाए। बिल्कुल करण, एक ट्रेडिशनल फूड की जो कहते हैं महक होती है वो बनी रहनी चाहिए। हाँ, ये हम देख रहे हैं कि जम्मू में ढाबा कल्चर वैनिश होता जा रहा है राइट। ड्यू टू मैनी रीजंस। लोग उसको चलाना नहीं चाहते हैं, या उनको स्टाफिंग की परेशानी है, या वो उनको ट्रेडिशनल शेफ्स नहीं मिल पा रहे हैं। ट्रू। तो ये एक रीज़न है। बट आज भी जो एक देसी खाने की महक है वो आपको एक ढाबे में ही आएगी, ढाबे में ही मिलेगी। बिल्कुल। मानिक, हमने सुना है कि आपका ढाबा 1980 से चल रहा है, शायद उससे भी पहले से। आपने शायद जब मेरी आपसे बात हुई थी, मैं बड़ा हैरान हुआ ये सोच के कि 1980 मतलब पीढ़ियां गुजर गई। तो कैसा लगता है कि ऐसी फैमिली, ऐसी शान का एक हिस्सा बनना, क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक भार है आपके शोल्डर के ऊपर? मैं बिल्कुल इसको बाहर नहीं बोलना चाहूँगा। हाँ, ये मेरी एक जिम्मेवारी है। मेरा लोगों का एक विश्वास जुड़ा हुआ है, इतना पुराना विश्वास है। समवेयर इन 70s आई थिंक रेलवे स्टेशन वाज एस्टेब्लिशिंग इन जम्मू। ओके। सो व्हेन रेलवे स्टेशन इज स्टार्टेड, तो हमारा ढाबा स्टार्ट हुआ था एट जम्मू रेलवे स्टेशन। अच्छा, उसके साथ ही आपका ढाबा शुरू हुआ? बिल्कुल, जैसे ही जम्मू रेलवे स्टेशन स्टार्ट हुआ हमारा ढाबा भी स्टार्ट हो गया था। तो उसके बाद से लेके आज तक वो चलता आ रहा है, और ये एक विरासत में मिली, ऐसा तोहफा मिला है मुझे विरासत में, जिसको मैं बहुत ही अच्छे से संजो के रखना चाहूँगा। सो यू मस्ट बी प्राउड कि आपको ये आपके सर का ताज है, शर्मा भोजनालय। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे सर का ताज है। मैंने इसको सर आंखों पे रखा है। जो इसके साथ लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो स्टाफ है या मेरे कस्टमर्स हैं या मेरे क्लाइंट्स हैं,
मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो 25-25 30-30 साल से हमारे पास कॉन्टीन्यूसली, जब भी वो माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आते हैं या बाबा अमरनाथ जी के आते हैं, तो वो घर से ही मेरे को कॉल कर देते हैं कि मानिक जी हम आ रहे हैं, तो अब आप संभाल लेना सारा, हमारा 50 बंदों का ग्रुप है, हमारा 70 बंदों का ग्रुप है, तो आप संभाल लेना। तो हम जी सद के उनको संभालते हैं, उनको अच्छा खाना मुझे तो परोसते हैं। लगता था कि किसी भी ढाबे की ये सबसे बड़ी एडवांटेज है कि जो बंदा ट्रैवलर है, जो टूरिस्ट है, वो शायद पता नहीं दोबारा कब आए, तो आज उनको कुछ भी खिला दो। ये तो एक मिथ है, मतलब मेरे लिए एक मिथ है कि एक बार जो आया शायद वो दोबारा ना आए। हाँ। बट मेरी कोशिश यही रहती है कि एक बार जो क्लाइंट मेरे पास आ जाए, वो जब भी जम्मू आए तो उसके माइंड में शर्मा भोजनालय के अलावा और कुछ ना आए। क्योंकि वो जैसे ही ट्रेन से उतरेगा उसको पता है कि मेरे को यहीं सबसे बेहतर खाना मिलेगा। बिल्कुल, बहुत ही और बढ़िया। ये एक हमारी जिम्मेवारी बन जाती है Right. कि उसका ख्याल रखना, उनको अच्छा खाना, जम्मू की जो ट्रेडिशनल कुजीन्स हैं वो उनको परोसना, Right. और एक ढाबे की महक उनके तक पहुंचाना। बहुत ही बढ़िया। आपकी नज़र में मानिक जी, क्या फ़र्क है एक रेस्टोरेंट और एक ढाबे में? मतलब आपने जैसे बताया कि एक ढाबा के अंदर ट्रेडिशनल तरह के लोग होते हैं, पुराना पुराना चलता हुआ एक बिजनेस है, और वहाँ पे एक मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो हिंदुस्तान की डिशेस बोली जाती है। अगर मैं जम्मू की बात करूँ तो डोगरी क्यूजीन है। तो क्या फ़र्क है एक रेस्टोरेंट में और एक ढाबा में? करण, सबसे पहले तो लाइव किचन का फ़र्क है कि आपको रेस्टोरेंट की किचन लाइव नहीं होती है, बट ढाबे की किचन लाइव होती है। तो लोगों का एक विश्वास बन जाता है कि खाना हमारी आंखों के सामने बन रहा है, बिल्कुल, तो वो अकॉर्डिंगली ही देख पाते हैं कि फ्रेशनेस है, कि अभी तंदूर में रोटी कि डली अभी है, तंदूर में रोटी डली कि है। देग पड़ा है अभी ऊपर, वो देग में से बिल्कुल, निकाल रहे हैं। बिल्कुल, राइट, बिल्कुल। मैंने खुद पर्सनली ये देखा है। हाँ, तो वो चीज़ें हैं जो एक ढाबे को और एक रेस्टोरेंट को डिफरेंशिएट कर देती हैं। राइट। और हमारे पास डीप फ्रीजर्स नहीं है, हमने डीप फ्रीजर सच्ची में लगाए, नहीं है? बिल्कुल सच्ची तो में नहीं कैसे है। माल अगले दिन स्टोर करते हो आप ढाबे का? माता रानी की दया से बचता ही नहीं है, रात को सब खत्म हो जाता वाह, है। बहुत ही बढ़िया। मतलब दैट मीन्स कि ढाबे की सबसे बड़ी यूएसपी यही है, देखा जाए, कि इज इट मोर हाइजीनिक? एक रेस्टोरेंट से ज़्यादा हाइजीनिक बोल सकते हैं हम ढाबे को? बिल्कुल बोल सकते हैं कारण, इसमें कोई दोहराए नहीं है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि लाइव हमारे सामने कुकिंग हो रही है, लाइव दाल को तड़का लग रहा है, लाइव लच्छा पराठा बन रहा है, लाइव बटर नान बन रहा है, लाइव रोटी बन रही है, और तवे की रोटी जो कि हमारी यूएसपी है, जो कि आपको रेस्टोरेंट्स में नहीं मिलती है। रेस्टोरेंट में तो मेरे को लगता है कि तंदूरी रोटी, बटर नान, वो भी लच्छा इलेक्ट्रिक पराठा, यही तंदूर सब में मिलेगा। आपको मिलेगा। तो हमारे पास कोयले का तंदूर है, राइट, जिसमें आपको प्रॉपर ऑथेंटिक वे में एक रोटी की खुशबू आएगी, राइट। है ना। तो उसके बाद तवा रोटी के ऑप्शंस हैं, वो भी हमारे पास होते हैं। बहुत ही तो बढ़िया। ये सब चीज़ें हैं जो एक डिफरेंशिएट कर देती है। आप सुबह से लेकर रात तक जंक फूड खा सकते हैं, बट रात को आपको घर जाके यही बोलना है कि 2 रोटी और दाल मिल जाए, क्योंकि तो मेरा संतुष्टि, मील कंप्लीट हो हाँ, जाए। संतुष्टि तो उसी वो से दिल को मिलेगी। तसल्ली तभी मिलेगी जब आप दाल रोटी खाएंगे। आई रिमेंबर माई फादर ऑलवेज सेइंग कि जब भी वो हमारे साथ बाहर जाके कोई कॉन्टिनेंटल या चाइनीज खाना खाते हैं ना, दे ऑलवेज कम, अब ना 2 रोटी खिला दे। सो एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि हिंदुस्तानियों की भूख बिना रोटी के बिना मिटती रोटी नहीं। के नहीं मिलती। सो ये फ़र्क तो मुझे अच्छा लगा सुन के। माने एक बड़ी आजकल की जनरेशन अगर देखा जाए तो हमारे पास बहुत कॉल्स आते हैं एवरी डे दैट करण जी हमको ना यहाँ कैफ़े खोलना है, हमको यहाँ रेस्टोरेंट बनाना है। बड़ा रेयर केस होता है कि हमारे पास कोई ऐसी कॉल है जो बोले कि मेरे को ढाबा खोलना है, क्योंकि आजकल की जनरेशन खा भी वही रही है। मतलब मैं भी इसी जनरेशन का हूँ। देखा जाए तो हम लोग पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, सैंडविचेस, पास्ताज, इसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है। शायद हमारे फादर, हमारी मदर्स ये ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन हमारी जनरेशन को ये वेस्टर्न कल्चर बहुत भाता है। क्या आपको लगता है कि एज अ ढाबा बिजनेस का आज की डेट में स्कोप है कि कोई नया बच्चा कोई काम खोलना चाहे तो क्या वो ढाबा को एज अ अपना एक सेगमेंट ऑफ वर्क सोच सकता है रेस्टोरेंट की बजाय? बिल्कुल, ढाबा का कल्चर जो है वो एक ट्रेडिशनल कल्चर है, वो ट्रेडिशनली वे से ऑपरेट होता है। बट कैफ़ेज़ और जो ईटरीज़ हैं, रोड साइड ईटरीज़ हैं, जो कैफ़ेज़ हैं जहाँ पे आपको जंक फूड इजीली अवेलेबल हो जाएगा, आपको कोल्ड कॉफ़ी, शेक्स, मोइतोज़, बर्गर्स, पिज़्ज़ा, ये सब चीज़ें, तो वो ईजी टू ऑपरेट हैं। उसकी स्टाफिंग ईजी है, आपको शेफ़्स इजीली मिल जाएंगे। बट आपको एक ट्रेडिशनल शेफ़ ढूंढना राइट। जो कड़ी पकौड़ा में 32 किस्म के मसाले डाल के कड़ी बनाए, अच्छा। वो मिलना मुश्किल है। सो मानिक 32 किस्म के मसाले डालते हैं कड़ी में?
जी बिल्कुल करण, 32 किस्म के मसाले, ये मेरे ग्रैंडफादर की रेसिपी है। मेरे को लगता है हमारे घर में 4-5 किस्म के भी नहीं डलते होंगे, बट रियली इट इज 32 टाइप्स ऑफ यस, मसालाज इन 32 कड़ी, टाइप्स ऑफ मसालास और ये इन आप कड़ी सर्व करते पकोड़ा हो। हम सर्व करते हैं। ऑन ऑर्डर्स हम सर्व करते हैं, क्योंकि जो ये 32 टाइप्स ऑफ मसालाज हैं ये इजीली डाइजेस्टेबल नहीं है। हर हाँ, बंदा उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो राइट, हम ऑन ऑर्डर्स ही उसको बनाते हैं। ओके ओके। सो और ये रेसिपी किसकी थी और वैसे? ये रेसिपी मेरे ग्रैंडफादर की थी। माय गॉड। और ये 1980 से चलती आ ये रही है? 1980 से भी पहले से चलती आ रही क्या है। बात है। तो आजकल की बर्गर जनरेशन, जैसे हमारी जनरेशन है, उनके लिए आप ये रेकमेंड करते हो कि इस तरह का बिजनेस भी उनके लिए एक अच्छा बिजनेस हो सकता है? बिल्कुल करण, इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। रीज़न बीइंग, आज कैफ़ेज़ लोग खोल रहे हैं, कैफ़ेज़ की तरफ ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं कि राइट, कैफ़ेज़ खोलते हैं, क्योंकि इजी टू ऑपरेट हैं, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी इजी है। क्योंकि फ्रोजन बेचना है ना। क्योंकि फ्रोज़न बेचना है, डीप फ्रीज़र में आलू टिक्की लगाई और उसको फ्राई करके बेच दिया। मुझे लगता है दैट इज नॉट आल्सो फूड प्रोडक्शन। आप जो कर रहे हो दैट इज फूड प्रोडक्शन, क्योंकि किसी चीज को स्क्रैच से बनाना एक अलग बिल्कुल, बात है। यस, मैक्सिमम लोग आज की डेट में जो फ्रेंचाइज चला रहे हैं वो असेंबल कर रहे हैं, वो असेंबल कर रहे हैं बर्गर्स को, पिज्ज़ास को। पिज्ज़ा तो चलो फ्रेश बन जाते हैं, बर्गर्स को तो असेंबल किया जाता है। असेंबल किया जाता है। ब्रेड बाहर से बनकर आई है, उसके अंदर फ्रोजन पैटी पकी, और फ्रोजन पैटी पक के उन्होंने आगे सॉसेज लगा के दे आगे दी। सॉसेज ला के देते हैं। तो तो ये ये एक आपके फ़र्क, अकॉर्डिंगली इज अ गुड बिल्कुल बिजनेस। ये एक फ़र्क आ जाता है, और इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। आप 5 कैफ़ेज़ एक लाइन में ओपन करवा दो तो मुझे नहीं लगता कि सबका काम चल पाएगा, बट अगर 5 ढाबाज ओपन हो जाएंगे तो सबका काम चलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि दे टारगेट ऑन इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, और मुझे लगता है यस, कि और एक उनको विश्वास बना हुआ है लोगों का, आज का नहीं, ये हमारे हिंदुस्तान का विश्वास है कि हाँ, कि अगर हमें कहीं पे प्योर फ्रेश फूड मिलेगा तो वो ढाबे पे ही मिलेगा। राइट, राइट। आपने बताया कि आप एक रेस्टोरेंट भी चलाते हैं व्हिच इज़ ढाबा, ढाबा सेटअप है, बहुत पुराना है। एक कैफ़े भी आपने बताया व्हिच इज़ कैफ़े जम्मू तवी। कैफ़े जम्मू तवी। आपने केटरिंग भी बिज़नेस बताया। अब क्यों ज़रूरत पड़ी है केटरिंग बिज़नेस स्टार्ट करने की मानिक? मतलब आप ऑलरेडी 2 एक बड़े अच्छे बिज़नेस चला रहे हैं, बड़े अच्छे लेवल पे चला रहे हैं। आज आपको एक केटरिंग बिज़नेस स्टार्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? करण, शर्मा भोजनालय में जो एक बार आके खाना खा के जाता है, उसके घर में जब कोई फंक्शन होता है तो वो हमसे ये सवाल करता है कि क्या आप हमारे घर में 100-200 लोगों का फंक्शन अरेंज कर सकते हैं और इस तरीके से यू और इस तरीके स्टार्टेड। से सर्विंग कर सकते हैं। तो और ये इसी ये ये उसी आपका ट्रेडिशनल वे ये में आपका जो, विजन था स्टार्ट करने का कि हमने बिल्कुल केटरिंग स्टार्ट करना है? बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल, मतलब स्टार्टिंग से ही था कि ये स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग से मुझे था। जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया 2016 में, मैंने अपना शर्मा भोजनालय ज्वाइन किया था, तब से ही मैं देख रहा था, लोगों के फीडबैक ले रहा था कि लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे घर में फंक्शन है या कोई इवेंट है, तो उस तरह से आप इसी ऑथेंटिक वे में क्या आप हमें खाना दे सकते हैं। तो उसके लिए फिर मेरे को केटरिंग सेटअप जो है वो करना पड़ा, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और मेरे क्लाइंट्स ने बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे दिया, और बहुत ही प्रीमियम क्लाइंट्स हैं मेरे जो मेरे साथ चल रहे हैं। एक बार वो मेरे से फंक्शन करवाते हैं तो उनके घर में मतलब कुछ भी हो, खुशी हो, कुछ भी हो, तो वो मेरे को ही प्रेफर करते हैं। आप किस तरह के फंक्शंस लेते हैं केटरिंग में? क्या वो सिर्फ हॉल्स के होते हैं, घर की पार्टीज होती है, कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं, क्या होता है? राइट, करण, हम कॉर्पोरेट इवेंट्स भी करते हैं, हम गवर्नमेंट इवेंट्स भी करते हैं, मैरिजेस भी करते हैं, हाउस पार्टीज भी करते मतलब हैं, सब तरह की केटरिंग, एवरी टाइप ऑफ आउटडोर केटरिंग हर तरह की हम आउटडोर करते हैं। केटरिंग, एवरी एंड इज टाइप इट ऑफ। वेज? यस, आपका, क्योंकि इफ आई रिमेंबर शर्मा भोजनालय इज आल्सो प्योर शर्मा वेज, शर्मा भोजनालय इज अ प्योर वेजिटेरियन, 101% कैफे इज आल्सो वेजिटेरियन। प्योर वेज। कैफे इज ऑल्सो वेजिटेरियन। हमारे पास लोग आते हैं, कस्टमर हमें पूछते हैं आके कि हमें यहाँ पे नॉनवेज मिल जाएगा, तो हम बोलते हैं सॉरी, नॉनवेज तो नहीं मिलेगा। ओके, हाँ ठीक है, फिर हम बैठते हैं, बिकॉज उनको एक ये रिवर्स, ऑथेंटिक करना ये है मैंने कि बहुत जगह देखा, हाँ, रिवर्स साइकोलॉजिकल रिवर्स क्वेश्चंस होते साइकोलॉजिकल। हैं। बिकॉज आई सॉ माय अंकल, ही इज अ वेरी क्लोज फैमिली फ्रेंड, एंड ही इज अ मुस्लिम। वो कहीं भी रास्ते में कहीं रुकते हैं ना, हमारे साथ ट्रैवल करते हैं, तो ही नेवर आस्क्स कि हलाल है कि नहीं, बिकॉज ही इज अ मुस्लिम, तो वो हलाल पूछना चाहते हैं। वो सबसे पहले पूछते हैं झटका है कि नहीं। झटका है कि नहीं। और जो ढाबा चेंज कर देता है ना, वो कस्टमर देख के चेंज कर देता है। वो कई बार बोलता है हाँ हाँ मिल जाएगा, वो कहते हैं नहीं अब नहीं खाना है अब नहीं खाना है। सो आई सी पीपल आस्किंग दीज रिवर्स साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस, बट गुड दैट आपने एक ही चीज पकड़ी और एक ही तरफ चल रहे हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि दो कश्तियों में सवार होके नहीं चल सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। क्या कभी मानिक ऐसा हुआ कि घर पे बहस हुई, लड़ाई हुई कि मैं नहीं सोच का हूँ,
और मैंने देखा है कि बाहर हवेली चलती है, हवेली बड़ा अच्छा ब्रांड है। अमरीक सुखदेव एक बड़ा अच्छा ब्रांड है कि पापा हम अपना ढाबा चेंज करके रेस्टोरेंट बनाते हैं, हमको नहीं चलाना ये ढाबा। तो कभी ये घर पे लड़ाई हुई कभी? बिल्कुल करण, ये एक बिटर ट्रुथ है कि हाँ, घर पे बहुत बार ऐसी लड़ाई इनिशियली हुई। तो क्योंकि बॉलीवुड में जाके हर कोई सलमान खान बनना चाहता है ना। तो सेम इन आवर फील्ड कि हम भी सोचते थे कि हाँ, मुझे इसको कन्वर्ट करना है, इसको रेस्टोरेंट में कन्वर्ट करना है। बट जब मैंने ज्वाइन किया और वहाँ पे बैठ के एहसास किया कि हमारे साथ लोगों का विश्वास बना हुआ है, एक ट्रेडिशनली पुराना विश्वास है कि फ्रेशली फूड जो है, फ्रेश फूड ऑथेंटिक वे में, ट्रेडिशनल वे में, फ्रेशनेस के साथ यहीं पे मिलेगा। और शर्मा भोजनालय 1980 से जो है सर्व करता आ रहा है बेस्ट फूड क्वालिटी। तो फिर मैंने कहा नहीं, हम ढाबे में ही, ढाबा कल्चर में ही चलेंगे। हाँ, हम 5 स्टार रेस्टोरेंट नहीं बनाएंगे, बट हम 5 स्टार ढाबा ज़रूर बनाएंगे। और मुझे लगता है कि दैट इज़ योर यूएसपी, क्योंकि आज जो आप चला रहे हो ये हर बंदे के बस की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं है करण। वी आर वेरी लकी कि शर्मा भोजनालय के पास आज भी ऐसा स्टाफ है जो 30 to 35 ईयर्स ओल्ड स्टाफ रिटेन्ड है हमारे पास। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है खुद में कि हमने 35 साल से लोगों को रिटेन करके रखा है। हैं? 35 साल से सर। 35 साल से आपने बिल्कुल। लोगों को रिटर्न करके रखा है? बिल्कुल सर। हमारे पास आज भी नंबर ऑफ स्टाफ है जो 30 to 35 ईयर से हमारे पास आर है। यू सीरियस? Yes. इतने टाइम से आपने यहाँ 3 दिन नहीं रुकता किसी के पास सर staff? यही तो फर्क है ना ढाबे में और रेस्टोरेंट में, तभी तो लोग ढाबा खोलना नहीं चाहते, क्योंकि रिटेन करना बहुत मुश्किल है। रिटेंशन तो इज अ बिगर प्रॉब्लम, दैट इज व्हाई वी आर वर्किंग इन द मार्केट। मुझे लगता है रिटेंशन ही ना हो तो हम क्या कर रहे हैं मार्केट में। बट आई आई रियलाइज कि फिर तो ढाबा एक बड़ा सेफ बिजनेस है। लोगों को ये समझ नहीं आती फिर दैट मीन्स, क्योंकि अगर आपने इतने सालों से एक स्टाफ को अपने साथ जोड़ के रखा है और वो भी कहीं नहीं जाना चाहते, इट इज़ नॉट कि दे डोंट हैव पॉसिबिलिटीज। खाने की ज़रूरत तो हर जगह है, बट 35 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है। बिल्कुल दैट करण। मीन्स ये शायद आपने जब खोला होगा तब से कोई बंदा आज भी होगा। बिल्कुल करण, हमारे साथ जब हमारी एस्टेब्लिशमेंट हुई है तब से 2 लोग जुड़े हुए हैं जो आज भी हमारे साथ हैं, अच्छा, जो आज भी हमारे साथ चल रहे हैं। क्या बात। उनके परिवार हमारे साथ चल रहे हैं। देयर जनरेशन मस्ट हैव सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ यू गाइस। मेरे को लगता है अपने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उनको इतनी लंबी करके दे दी है। सो माने एक ढाबा सेटअप और रेस्टोरेंट सेटअप में जैसे आपने बताया कि स्टाफ के अंदर थोड़ा फ़र्क रहता है। हमारे भी लास्ट 8-10 साल के एक्सपीरियंस में हमने भी देखा कि ना रेस्टोरेंट का स्टाफ ढाबा में टिकता है, ना ढाबा का स्टाफ रेस्टोरेंट में टिकता है। सो ये जो फ़र्क है दोनों में, आपको भी क्या वही तकलीफ़ें आती? क्योंकि लास्ट 15 एपिसोड्स में तो हमने अपने सारे क्लाइंट से यही सुना है। कुछ हमारे क्लाइंट्स थे, कुछ गेस्ट थे, दे टोल्ड अस कि यार करण आज हमारा चाइनीज शेफ भाग जाता है, तंदूर का लड़का भाग गया, जिंदन का भाग गया, आज यूटी वाले दौड़ गए। क्या आपके साथ भी यही प्रॉब्लम आती है? मुझे लगता है करण, शायद रेस्टोरेंट से ज़्यादा प्रॉब्लम जो स्टाफिंग की है वो ढाबाज में आती है, बिकॉज ट्रेडिशनल वे में जो कुकिंग करने वाला स्टाफ है वो इजीली अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो वो ट्रेडिशनल स्टाफ आपको नहीं मिलता, तो वो इट्स लिटल मोर डिफ़िकल्ट देन अ रेस्टोरेंट। सो आई थिंक शर्मा भोजनालय इज़ वेरी लकी कि हमारे पास इतना पुराना स्टाफ है कि हमें आज तक कभी इस बारे में सोचना ही नहीं पड़ा कि अगर ये स्टाफ आज गायब हो जाएगा तो कल मुश्किल हो जाएगी। तो दे आर मोर लाइक फैमिली। सो दे बिकम अ फैमिली, क्योंकि 30-35 साल उन्हें हो वो गए आपने हमारे अभी साथ बताया, जुड़े हुए। हाँ। तो वो एक फैमिली बन चुकी है। तो 10 साल 20 साल बाद का अगर सोचें तो शायद हमें भी ये प्रॉब्लम फेस करने पड़े, क्योंकि ट्रेडिशनली वे में कुकिंग करने वाले शेफ्स जो हैं वो धीरे धीरे वैनिश हो रहे हैं मार्केट से, क्योंकि रेस्टोरेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो आज की डेट में ढाबा कम लोग प्रेफर करते हैं खोलना अपार्ट फ्रॉम रेस्टोरेंट। बट मैं यही बोलूँगा कि मैं खुद से बहुत प्रमोट करता हूँ ढाबा कल्चर को, और मैं करता रहूँगा प्रमोट। मैं अपने जम्मू में भी प्रमोट करूँगा कि यूथ जो आज का है, जो कैफ़ेज़ की तरफ जा रहा है, वो एक बार ढाबा कल्चर में आके देखे, उस महक को देखे। वो एक ट्रेडिशनल वे में खाना मतलब कैसे बन रहा है और कैसे सर्व हो रहा है, उसका अरोमा जो है वो ले एक बार और उसको देखे और इसमें आए। इसमें बहुत ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा अच्छे वे से चल सकता है। माने क्या सैलरीज की अगर बात करें तो जो मतलब हमें ऐसा लगता है कि जो रेस्टोरेंट में सैलरीज मिलती है ढाबा में उससे कम होती होंगी। क्या ये सच है कि ये गलत है? ये बिल्कुल सच नहीं है करण। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है
तो मुझे लगता है कि रेस्टोरेंट से ज़्यादा सैलरी कहते हैं ढाबाज में जो स्टाफ है उनकी है, बिकॉज ट्रेडिशनली वे में वही बात आ गई कि ट्रेडिशनली वे में जो बंदा चल रहा है वो तो सैलरी लेगा। तो मतलब जो भी स्टाफ आज जो हमारे शेफ्स हमको देख रहे हैं, मैं इनको बोलूंगी ज्यादा सैलरी चाहिए तो आप शर्मा शर्मा भोजनालय भोजनालय में आ जाइए। सकते हो, बट पहले उसके लिए पता पहले लगेगा इंटरव्यू लाइन होगा। लग जाए। उसके लिए पहले इंटरव्यू होगा, हम नहीं, सेलेक्ट ट्रायल करेंगे। ट्रायल देंगे, वो प्रॉपर ट्रायल होगा। ये मेरे को ना ये बात अच्छी लगी सुनने में कि लोगों के ना मिथ ब्रेक होने चाहिए। और वो मिथ कैसे ब्रेक होते हैं लोगों को, अब जैसे मेरे दिमाग में भी बीइंग इन दिस इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, मुझे लगता था कि ढाबा में सैलरीज कम मिलती है। कई हमारे शेफ भाई बंधु को भी यही लगता होगा। करण, इसका रीज़न ये है कि कभी कोई ढाबा वाला कैमरे पे आने की कोशिश ही नहीं की किसी राइट, ढाबे राइट। वाले ने। तो मुझे लगता है कि जो ट्रेडिशनली वे में कुछ चंद ढाबे जम्मू में चल रहे हैं, अगर वो भी इसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, अगर वो भी इसको प्रमोट करें और ढाबा कल्चर को अच्छे से जम्मू में प्रमोट करें, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्कोप है एज़ कम्पेयर टू रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़ेज़। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके मन को तसल्ली तभी होगी जब आप दाल रोटी खाएंगे। बिल्कुल सही। तो वो शर्मा भोजनालय खूब प्रमोट करता आया है और करता रहेगा। वो हमेशा ढाबा कल्चर से पीछे नहीं हटेगा। वी आर अ प्राउड ढाबे वाला ओनर्स। बिल्कुल ठीक। मानिक, सालों से हम देखते आ रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया, मतलब मैं पापा के साथ, मेरे फादर, मैंने लास्ट एपिसोड में बोला था मैं फादर इज इन द आर्मी, तो हम बाय रोड बहुत जगह गए हैं पापा के साथ। और हमने देखा कि हर ढाबा, कहीं लिखा भी होता था ना पंजाबी ढाबा, हम कहीं भी रुकते थे, उसका एक जेनरिक सेटअप है, उसका एक फिक्स्ड सोल है। और उसकी सोल क्या कहती है? वही देसी घी का खाना, रोटी, दाल मखनी, ये सब होता था। आज अगर नोट करो 2025 में, आज आप नोट करो कि हर ढाबे वाले ने अपने मेन्यू को बढ़ा के 50 आइटमों से सीधा 300 आइटम पे ले गया है। अब वो भी बेच रहा है जो उसको कभी भी कंफर्टेबल भी नहीं होगा शायद बेचने के लिए। सो प्रोबेबली किसी ने चाइनीज भी ऐड कर दिया है, कोई बर्गर पिज्जाज भी बेच रहा है। और वो 200-300 आइटम सारी ने अच्छी तो नहीं हो सकती। और वो कई आइटम्स ऐसी है जो कई बार इंसान ऑर्डर कर लेता है, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड होती है, मतलब वो वर्ल्ड में रखने लायक ही नहीं होती है। मतलब सालों तक वो बंदा सोचता रहेगा कि मैंने वो ऑर्डर ही क्यों किया, व्हाई डिडंट आई गो विद द जेनरिक फूड। क्योंकि जो उसकी यूएसपी है वो बेचते हैं। क्या ये आपको लगता है बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर हो रहा है? क्या लोग जो ढाबा चला रहे हैं उनको लग रहा है कि यार ये हमारे पे प्रेशर बिल्ड हो रहा है और हम भी रेस्टोरेंट के साथ का खाना रखना स्टार्ट कर दें, ताकि हम हर तरीके की टारगेट सेगमेंट को पकड़ लें? बिल्कुल करण, एक्चुअली मार्केट में compete करने के लिए ये चीज़ें ऐड ऑन मतलब काफ़ी ढाबे वालों ने कर ली हैं। बट मुझे लगता है आज भी जो एक देसी बंदा ढाबे पे जाके देसी खाने की तरफ जाएगा तो उसको वही जायका और वही अरोमा मिलेगा। क्या ये जोमेटो की वजह से हुआ है? क्योंकि शायद। जोमेटो, इतने सारे लोग हैं जोमेटो पे, अब सब कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, तो क्या ढाबा वालों को भी लगता होगा कि हम भी अपना मेन्यू बड़ा कर लें? आपका टारगेट एरिया बहुत बढ़ गया, फिर टूरिस्ट ही नहीं रहे ना सिर्फ। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि ये प्रेशर जोमेटो भी क्रिएट कर रहा है क्या? हाँ, जोमेटो भी कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट कर रहा है, बिकॉज लोग स्क्रॉल करते हैं, लोगों के पास ऑप्शंस बहुत सारे मतलब आ जाते हैं कि हाँ हमारे पास दाल मखनी यहाँ पे भी मिल रही है, दाल मखनी रेस्टोरेंट में भी मिल रही है, दाल मखनी ढाबे पे भी मिल रही है। बट मैं यही बोलूँगा कि अगर दाल मखनी इज़ ऑल्सो इन्वेंशन ऑफ अ रेस्टोरेंट। राइट। दाल फ्राई जो है बिल्कुल, वो एक ढाबे की हाँ, पहचान है। बिल्कुल बिल्कुल वो सही। प्याज टमाटर का तड़का लगते हुए देसी घी में जब दाल फ्राई होती है तो जो उसका जायका है वो आपको रेस्टोरेंट की दाल मखनी में नहीं मिलेगा। बिल्कुल, दोनों का एक अस्तित्व अलग है। तो मुझे लगता है कि अगर ढाबे वाले अपनी यूएसपी पे चलते रहें, जो उनका ऑथेंटिक फूड है, जो एक ढाबे की पहचान है, कड़ी पकोड़ा, बैंगन का भरता, दाल फ्राई, मैं दाल मखनी भी नहीं बोलूँगा, मैं दाल फ्राई ही बोलूँगा, तो ये सब चीज़ें जो है, लच्छा परांठा, तवे की रोटी, तो ये सब चीज़ें ढाबे पे ही मिलेंगी आपको। और ये धोनी वाले राजमा, बिल्कुल धोनी वाले जम्मू की शान राजमा। यहाँ के ढाबे और राजमा ना बेच रहे राजमा हो ना तो बेच ये नहीं रहे हो हो सकता। तो ये हो नहीं सकता। मैं ना आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूँ। व्हेन आई वाज स्टडिंग इन दिल्ली, हम यहाँ से वॉल्वो बसेस चलती थी फ्रॉम जम्मू टू, पहले चंडीगढ़ जाती हैं, चंडीगढ़ एक हॉल्ट होता था, फिर वो जाती है आगे। रास्ते में राजपुरा रुकती होती थी कई बसेस। राजपुरा में ईगल नाम का एक बड़ा फेमस ढाबा होता था, अब उसने भी रेस्टोरेंट बना दिया है। आई स्टिल रिमेंबर, जिस दिन वो ईगल पे नहीं रुकी, उसने आगे पीछे कहीं रोका एंड सडनली अ न्यू ढाबा वाज देयर। मैंने खाना ऑर्डर किया। आई मेड अ मिस्टेक
ऑफ माई लाइफ मैंने उनसे चाइनीज़ कॉम्बो मंगा लिया। एंड पता नहीं क्या कॉन्फिडेंस था मेरे में कि चलो यार ये भी अच्छा होगा, क्योंकि वो ढाबा काफ़ी बड़ा था, बड़े लोग थे, मेरे को लगा मेन्यू में लिखा है तो बनाता तो ठीक ही होगा। वो ऐसा था कि उसके बाद मेरा विश्वास सा उठ गया चाइनीज़ खाने में। शायद कितने साल मैंने चाइनीज़ ऑर्डर ही नहीं किया होगा वो सोच के कि यार वैसा ही ना हो। तो मुझे लगता है कि ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो आपकी यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, A dhaba should be stick to his basics. कि आप पनीर की पालक पनीर बेचो, मटर पनीर बेचो, आप कड़ी पकोड़ा बेचो। आपने बताया कि कड़ी में 32 किस्म के मसाले डलते हैं। मुझे लगता है किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में भिंडी नहीं बिकती है, किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में कड़ी नहीं बिकती है, चनों की आइटमें कम होती हैं, बैंगन नहीं बिकते हैं। और मुझे लगता है ये ढाबों की एसेंस है कि आपको घर जैसा या घर के बराबर का खाना अगर खाना है तो फिर आप ढाबे पे जाइए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करना है तो वो यूएसपी की जगह कहीं और है। चाइनीज़ खाना तो चाइनीज़ रेस्टोरेंट जाइए, इंडियन खाना तो इंडियन रेस्टोरेंट जाइए। ढाबे का कल्चर वो है जो डोगरी एसेंस को पकड़ के चल रहा है जम्मू में। तो क्या क्या आपको लगता है कि डोगरी ऐसी आइटमें हैं जो आज आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हो जो वो ट्राई कर सकते हैं? सर डोगरी कुजीन जो है करण जी, मैं इसमें यही बोलूँगा आपको कि डोगरी कुजीन बहुत बड़ी कुजीन है। बिल्कुल। उसमें क्यूर हैं, बबरू हैं, राजमा है, दाल बेशक। का मदरा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आज मार्केट से वैनिश हो चुकी है ही हैं। नहीं। मुझे याद है, मैंने 2-3 आइटम तो अभी सुनी है जो मुझे पता ही नहीं है। मुझे याद है लास्ट मंथ हमने किसी के घर में केटरिंग की थी। तो दे सेड कि कहते उसका मानिक जी, हमें ना ये फंक्शन ही डोगरी फंक्शन करना है, तो हमें इसमें प्रॉपर डोगरी कुजीन चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, आपको डोगरी कुजीन हम दे देंगे। तो हमने क्यूर बनाए, हमने बबरू बनाए, हमने दाल का मदरा बनाया, हमने खीर बनाई। तो जब हमने ये अम्बल बनाया, जब हमने ये चीज़ें बनाई तो उनके गेस्ट ना आए थे दिल्ली साइड से। अच्छा। तो दे रिक्वेस्टेड मी कि हमें वीडियो बनानी है क्यूर कैसे बन रहा है। तो हमारा प्रोफेशनल शेफ़ जो था, जो क्यूर बना रहा था, वो हाथ से बुर्कियाँ डाल रहा था देसी घी में। तो वो स्पेशली हमारे से वीडियो बना के लेके गए कि क्यूर बनता कैसे है। तो आज जो फूड कल्चर स्टार्ट हो चुका है जम्मू में, वो उस वे में नहीं चल रहा है जो कि एक ऑथेंटिक वे है। बिल्कुल सही। हमारी डोगरा कुजीन बहुत पीछे जाती जा रही है। सिर्फ राजमा चावल ही फेमस कर दिए तो वो तो गलत बात वो होगी तो ना। ओवर फेमस हो गए वो ना। तो अब ओवर फेमस हो गए। आज भद्रवाही राजमा बैंगलोर में मिल रहे हैं। बिल्कुल। आई एम एक्चुअली टेलिंग यू, भद्रवाही राजमा बैंगलोर में मिलता है। मतलब आप दैट इज द लेवल। बबरू बनाइए, आप बबरू बनाने वाला शेफ लाओ, आप उससे बबरू बनाओ जो जम्मू का एक ऑथेंटिक फूड है। बिल्कुल। आप दाल का मदरा बनाओ, आप राजमा का मदरा बनाओ, आप क्यूर बनाओ। अरे आई हैड फ्यू गेस्ट ओवर, उन्होंने किम्ब नहीं सुना था। अब सोचो कि जिन लोगों ने आज तक किम्ब ट्राई नहीं किया, अगर आप उनको किम्ब ट्राई कराओ तो कितने खुश होते हैं लोग खा के। ये है क्या चीज़? करण, वो कहते हैं ना कि हर दौर के बाद एक नया दौर आता है। तो मुझे लगता है कि जो हमारा पुराना दौर था वो बहुत बढ़िया था। अब बीच में एक नया दौर आया था जो कि जंक फूड का था, बट अब धीरे धीरे लोग दोबारा समोसे पकोड़े वापस उसी तरफ आ रहे हैं कि बारिश हो रही है तो क्यूर क्यों ना बन जाए। तो वो उसी चीज़ में वापस आ रहे अनारदाने हैं। की चटनी वापस बिल्कुल, तिमरू की चटनी जो हमारी जम्मू की स्पेशलिटी है। अब आपने ना इतनी सारी बातें बोल के ना मुझे लालच दिला दिया है, तो क्यों ना आज हम अपने व्यूअर्स को आपके वहाँ ले चले और कुछ अच्छा सा टेस्टी सा स्वादिष्ट सा खाना आप हमको ट्राई कराओ। और ये बनते हुए मैं चाहता हूँ कि हम वो भी अपने व्यूअर्स को दिखाएं कि किस साफ सुथरे तरीके से बन रहा है। बिल्कुल करण, मोस्ट वेलकम। चलिए फिर चलते हम चलते हैं। अच्छा करण जी, क्या लेंगे आप लंच में? यार लाओ भाई, मेन्यू शेन्यू लाओ। हाँ जी, भाई सब बताइए, जय माता दी बोलो। मेन्यू लाइए सर कुछ कुछ। मेन्यू सर, वाह जी वाह, क्या क्या है सर आपके पास? दाल चावल रोटी सब्जी शाही पनीर मटर पनीर कढ़ाई पनीर पनीर भुर्जी आलू गोभी मिक्स वेज छोले चना मसाला कड़ी पकौड़ा दाल फ्राई टिंडे पेड़े कद्दू ब्रेड। जगदीप जी कुछ समझ नहीं आया मुझे, थोड़ा होले, इतना कुछ आपने इतनी जल्दी बोल दिया। जय माता दी, जय माता दी। तो क्या सबसे बढ़िया क्या है जगदीप जी अपने? यहाँ पे सबसे बढ़िया आपको पंजाबी शाही पनीर हो गया, पनीर बटर मसाला हो गया, दाल मखनी होगी। जम्मू से राजमा है, वो तो सबसे बढ़िया है ना। एक राजमा और एक कड़ी खिला दो। जी मिल जाएगी।
स्वादिष्ट था खाना, दाल फ्राई और कड़ी पकोड़ा हमने यहाँ ट्राई किया है, हमें तो बहुत पसंद आया। मैं चाहता हूँ कि एक बारी आप सब भी आइए, पुराना ट्रेडिशनल पुराना देसी खाना खाइए, ढाबा की फील लीजिए। मानिक जी क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही बोलूँगा कि एक बार शर्मा भोजनालय आइए और यहाँ के जायके का आनंद लीजिए। और ये इनकी टीम है, दे आर ऑल हियर टू सर्व यू, सो डू कम हियर। थैंक यू।